गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th के चैप्टर पद के बारे में हम पढ़ेंगे। कल हमने वाच्य के बारे में पढ़ा था, आज हम पद के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं पद परिचय से। शब्दों की रचना वर्णों के सार्थक मेल से होती है। ये सभी को पता है कि जब हम वर्णों को आपस में मिलाते हैं तो शब्द की रचना होती है। दूसरे शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना होती है। जब हम शब्दों को एक जगह सही तरीके से व्याकरण के अनुसार मिलाते हैं, इकट्ठा करते हैं उनको, तो वाक्य की रचना होती है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वह पद कहलाते हैं। बात क्लियर समझ में आ गई कि जब शब्दों की रचना वर्णों के सार्थक मेल से होती है और शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना होती है, और जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं वो शब्द तो वह पद कहलाते हैं। पद परिचय के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद का अलग अलग परिचय दिया जाता है, अर्थात व्याकरण। इसमें पद का भेद, उपभेद, लिंग, कारक, वचन, काल आदि का परिचय दिया जाता है। यही सब व्याकरण की खासियत है। चलिए पद परिचय की हम परिभाषा छोटे से शब्दों में करते हैं। वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। पदों को दो वर्गों में बांटा गया है, विकारी, अविकारी, जिसे हम अव्यय के नाम से भी जान सकते हैं। तो अक्सर हम पढ़ते चले आए हैं विकारी अविकारी पदों के बारे में, लेकिन इसकी पूरी जानकारी अब हमें इस कक्षा में होने वाली है। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं, सबसे पहले जानते हैं। जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर बदलाव हो जाए वह विकारी पद कहलाते हैं। अविकारी पद कौन से होते हैं? जिनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। जैसे हम अव्यय शब्दों को लेते हैं तो अव्यय शब्द जो होते हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होता, तो उसी प्रकार अव्यय शब्दों से प्रयुक्त अविकारी पद जो होते हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, जैसे कि तैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, वे अविकारी कहलाते हैं। तो अब हमने इसकी परिभाषा पढ़ ली और इसके जो दो भाग हैं या भेद हैं उनके बारे में हमने जान लिया, विकारी और अविकारी। अब हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम विकारी पद के बारे में जो डिटेल है उसको देख लेते हैं कि विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें इनका परिचय संज्ञा का पद परिचय के नाम पर होता है, सर्वनाम का पद परिचय, विशेषण का पद परिचय और क्रिया का पद परिचय। मतलब विकारी शब्दों की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के आधार पर होती है। तो चलिए सबसे पहले विकारी पदों की हम जो पहचान होती है संज्ञा के आधार पर उसे समझते हैं। संज्ञा के पद परिचय में निम्नलिखित 5 बातें अपेक्षित होती हैं। अब उन 5 बातों में हम एक उदाहरण लेते हैं। सौरभ पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें जो भेद है, वचन है, लिंग है, कारक है। अब हम उसको अलग अलग करेंगे इस उदाहरण यानी कि इस वाक्य को। तो भेद, इसमें नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा का इस्तेमाल हुआ है, और जो पुस्तक है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। इसमें 2 संज्ञाओं का प्रयोग किया गया है। वचन एक वचन है, सौरभ भी एक वचन है और पुस्तक भी एक वचन है। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। और कारक कौन सा है? कर्ता कारक। सौरभ कर्ता है और पुस्तक कर्म है। तो इसमें भेद, लिंग, वचन, कारक हमने 4 आधार पर इसका बंटवारा कर दिया। एक तरीके से समझिए कि हमने इसको वाक्य को बांट दिया। तो हम संज्ञा के आधार पर विकारी शब्द को समझ गए। अब आगे दूसरा क्या था? सर्वनाम का पद परिचय। चलिए अब हम देखते हैं सर्वनाम का पद परिचय। तो अब शुरू करते हैं सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम में निम्न बिंदु अपेक्षित होते हैं। सर्वनाम के सबसे पहले हम प्रकार देखेंगे। सर्वनाम का पुरुषवाचक सर्वनाम होता है जिसके अंतर्गत उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष आता है। इसके बाद अब निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंध बोधक, प्रश्नवाचक और निजवाचक।
तो सर्वनाम के ये प्रकार हो गए। अब इन प्रकारों में जो वाक्य प्रयुक्त किए जाते हैं उनको भी हम भेद, लिंग, वचन, कारक आदि के तरह ही बांटेंगे, जैसे हमने संज्ञावाचक पद परिचय की पहचान की थी। तो सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष ले लेते हैं। जहाँ सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है वहाँ उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम होता है, जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा आदि। ये बहुत ही आसान है, जो आपकी समझ में ज़रूर आ रहा होगा। चलिए अब पुरुषवाचक सर्वनाम का हम मध्यम पुरुष ले लेते हैं। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला श्रोता के लिए करता है, जैसे अभी मान लीजिए मैं बात कर रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हूँ, और मैं किसके लिए बात कर रही हूँ? आप लोगों के लिए। तो आप लोग कौन हैं? मध्यम पुरुष हैं। तो इसकी पहचान होती है तू, तुम, तुझे, तुम्हारा, आपका आदि शब्दों के द्वारा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसकी पहचान कैसे होती है? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करता है वह अन्य पुरुषवाचक होता है, जैसे वह, वे, उसे, उसके, ये, इन्हें, इसने आदि। जिसका मतलब कोई पहचान नहीं है, सिर्फ एक इशारा है, तो उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम का दूसरा प्रकार पढ़ते हैं अब हम निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि इसका नाम है निश्चयवाचक, तो इसके नाम के हिसाब से ही आप लोग समझ गए होंगे। जहाँ किसी भी बात या वस्तु के बारे में हमें कन्फर्म पता होता है कि यह क्या है या किसकी है या क्या हुआ है, तो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसके बारे में भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जिस वस्तु के बारे में हमें पूर्णता या कन्फर्म पता ना हो वह अनिश्चयवाचक होता है। जैसे किसी भी बात के बारे में आपको पता नहीं कि सामने वाले ने पढ़ा है या नहीं, खाना खाया है या नहीं, मतलब कन्फ्यूज़न में है बात, तो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे आता है संबंध बोधक सर्वनाम। तो जहाँ किसी एक व्यक्ति या वस्तु का संबंध हम दूसरे व्यक्ति या वस्तु से स्थापित करते हैं वहाँ संबंध बोधक सर्वनाम होता है। तो संबंध के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब आगे पढ़ते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जैसा कि इसके नाम में ही मालूम होता है, जहाँ कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि वाक्य में शब्द प्रयुक्त होते हैं वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। लास्ट आता है इसका निजवाचक सर्वनाम। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध हम अपने आप से बताते हैं वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। मतलब जहाँ व्यक्ति स्वयं के लिए बात करता है वहाँ निजवाचक, अपने लिए कर रहा है बात तो वो निजवाचक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। सर्वनाम के हमने भेद तो पढ़ लिए, लेकिन सर्वनाम पद परिचय का एक उदाहरण भी देखते हैं कि हम अपने घर के सामने खेलते हैं। तो इसमें हम सर्वनाम है और उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया है। बहुवचन है और इसमें पुल्लिंग प्रयोग हुआ है और कारक कर्ता कारक है। अब इसमें दूसरा जो सर्वनाम है वो अपने सर्वनाम, निजवाचक, एक वचन, पुल्लिंग और कारक कौन सा हुआ? संबंध कारक। तो इसके हमने अलग अलग हिस्से कर दिए। तो उस तरीक़े से हमें पता चल गया कि सर्वनाम पद परिचय कैसे करेंगे। चलिए अब हमने जैसा कि अभी पढ़ा था आगे कि विकारी पद परिचय जो होता है संज्ञा के आधार पर होता है, सर्वनाम के आधार पर होता है और नंबर 3 विशेषण के आधार पर होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं विशेषण का पद परिचय। विशेषण पद परिचय में निम्न बिंदु अपेक्षित हैं। नंबर 1 भेद। अब भेद के अंतर्गत इसमें क्या आता है? गुणवाचक, किसी का गुण, संख्यावाचक जैसा कि नाम से इसके दिखता है, परिणामवाचक, सार्वनामिक विशेषण। नंबर 2 लिंग, नंबर 3 वचन, नंबर 4 अवस्था। अवस्था में जैसे सर्वनाम में था अलग अलग
उत्तम, मध्यम, अन्य, इसी तरीके से इसमें अवस्थाएं आती हैं। मूल अवस्था, उच्च अवस्था कहते हैं मूल अवस्था को, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। नंबर 5 विशेष्य। इसका उदाहरण देखेंगे, यह घड़ी मेरी बड़ी बहन की है। तो इसका भेद निकालेंगे कि सार्वनामिक विशेषण, भेद क्या है, सार्वनामिक विशेषण है यह, और इसमें गुणवाचक विशेषण है बड़ी। बड़ी शब्द जो है वो एक गुणवाचक है। लिंग क्या है इसमें, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग ये है और बड़ी दोनों शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। वचन एक वचन है और विशेष्य क्या है इसकी, बड़ी है। आगे पढ़ेंगे हम इसमें विकारी क्रिया का पद परिचय, जो कि इसका लास्ट है। क्रिया के पद परिचय में निम्न बिंदु अपेक्षित होते हैं। नंबर 1 भेद। भेद, जैसा कि आप जानते हैं क्रिया दो तरीके की होती है, इसके दो प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो इसमें दोनों हो सकते हैं भेद में। और काल, फिर आता है वाच्य, लिंग, वचन। अब इसका उदाहरण देखते हैं। दादी जी भगवत गीता पढ़ रही थीं। क्रिया क्या है, पढ़ रही थी, तो पढ़ रही थी सकर्मक क्रिया हुआ। थी के आधार पर भूतकाल हुआ। दादी जी एक वचन है, स्वयं दादी जी करता है तो कर्तृवाच्य हुआ। दादी जी स्त्रीलिंग में आती हैं। अन्य पुरुष, जहाँ बात ना अपने बारे में ना तुम्हारे बारे में हो, किसी तीसरे के बारे में हो, वहाँ अन्य पुरुष होता है। तो जैसा कि आज हमने विकारी शब्दों के बारे में पढ़ा है, तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। और अब इसके आगे आता है अविकारी शब्द, तो हम अगली वीडियो में अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आए तो प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि हौसला अफजाई होती रहे और आगे वीडियो बनाने का हौसला मिलता रहे। तब तक के लिए गुड बाय।